भारत ये हिंदू राष्ट्र है, इसलिए इसकी अलग से घोषणा करने की आवश्यकता नहीं। संघ किसे अपना दुश्मन मानता है? 1 घंटे की शाखा से लेकर 1 सेकंड के क्यूआर स्कैन से ज्वाइन आरएसएस तक का सफर, क्या लगता है? यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा हमारा अनुभव है। जिसको संघ से जुड़ना है वो वहाँ आवेदन कर सकता है। जहाँ चारों तरफ विज्ञापन का शोर हो, विज्ञापन का दौर हो, वहाँ कभी संघ अपना प्रचार प्रसार क्यों नहीं करता है? इसकी जो प्रकृति है वो प्रचार की नहीं, इसलिए हम अधिक प्रचार प्रसिद्धि पे नहीं जाते। और जनजी की बात करें, उस तक पहुँचने के लिए, उसे आकर्षित करने के लिए संघ की क्या योजना है? जो आज की जिसको आप जेन जी कह रहे हैं, युवा पीढ़ी है, वो भी बड़ी संख्या में संघ के साथ जुड़ती है। संघ की पहचान हाफ पैंट, जो हकी निकर जिसमें मुक्त थी, और उसको बदल करके फुल पैंट में किया। संघ में गणवेश है, गणवेश में संघ नहीं। क्या कल को कोई ईसाई समाज आता है संघ के पास आए तो उनके लिए भी एक संगठन बनाने पर विचार किया जाएगा? नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। इसी के साथ बढ़ती संघ की उम्र और समाज की बढ़ती संघ से उम्मीदें, और इसके साथ में तमाम ऐसे सवाल जो लोग जानना चाहते हैं या जिनको लेकर के संघ से उम्मीदें रहती है। ऐसे तमाम सवाल हैं, तमाम मुद्दे हैं। आज इन्हीं सवालों को जवाब देने के लिए, विशेष बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचारक नरेंद्र कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑफ न्यूज़ का। सबसे पहले तो 100 वर्ष पूर्ण हो ही चुके हैं संघ स्थापना के। संघ जश्न कैसे मना रहा है? क्योंकि कोई व्यक्ति जब 1 साल का होता है तो कोई फुलझड़ी जलाता है, 2 साल का होता है तो और बड़ा जश्न करता है। हर तरह तरह के जश्न होते हैं। संघ 100 वर्ष पर किस तरह जश्न होता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए यह गौरवशाली क्षण है। संघ की 100 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से होकर के यहाँ तक पहुंची है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसको जश्न के रूप में नहीं, तो यह जो 100 वर्ष का एक हमारे सामने अवसर आया है, तो इसका लाभ संघ अपने कार्य विस्तार, दृढ़ीकरण और समाज जागरण के लिए उपयोग करना चाहता है। इसलिए संघ ने पूरे वर्ष भर, शताब्दी वर्ष के जो आयोजन सोचे, उसमें संघ अपने कार्य को और अधिक विस्तारित करेगा। अभी हम पूरे देश भर में 98% जिलों में संघ की शाखाएं पहुंचा चुके हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में अभी भी हम पहुंचे नहीं हैं, उन क्षेत्रों तक पहुंचे। और दूसरा, समाज के हर व्यक्ति तक हम संघ कार्य का, संघ के विचार का ये प्रसार करना चाहते हैं। तो शताब्दी वर्ष में हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक और अपनी पहुंच बढ़ाएंगे। ऐसा एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और पूरे वर्ष भर के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। हम घर घर संपर्क के माध्यम से समाज तक संघ जो कार्य करता है, जो संघ का विचार है, जो हम समाज के माध्यम से इसका जागरण करना चाहते हैं, उसको ही पहुंचाने का वर्ष भर जो है वो एक अभियान लेने वाले हैं। इस प्रकार से हम पूरे 1 वर्ष की हमने योजना बनाई। संघ को लेकर के माना जाता है कि संघ मतलब शाखा। 1 घंटे की शाखा से लेकर 1 सेकंड के क्यूआर स्कैन से ज्वाइन आरएसएस तक का सफर, क्या लगता है? यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा हमारा अनुभव है। आज का जो युवा है वो टेक्नोलॉजी का, तकनीक का उपयोग करता है, तो उसके लिए उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ना अधिक आसान हो जाता। और संघ ने भी इस टेक्नोलॉजी का, इस तकनीक का उपयोग किया है और उसका संघ को लाभ भी हुआ। इसलिए संघ ने अपनी वेबसाइट में ज्वाइन आरएसएस के माध्यम से जिसको संघ से जुड़ना है वो आवेदन कर सकता है। 2012 से इस तकनीक का उपयोग किया, तो आज वर्ष भर में लगभग 1,25,000 लोग संघ से जुड़ने के लिए वहाँ पर आवेदन करते हैं। ये एक बड़ी संख्या है।
लेकिन इस सब के बावजूद भी जो अपनी दैनिक शाखा का, प्रतिदिन शाखा का जो महत्व है, जो 100 वर्ष पहले था, वो आज भी उतना ही महत्व व्यक्ति निर्माण के लिए, क्योंकि व्यक्ति कार्यकर्ता उसी शाखा की बदौलती से वहीं से संस्कार लेकर के वहीं से वो सीख करके आगे बढ़ता है। इसलिए शाखा का महत्व वैसा ही है, लेकिन तकनीक का उपयोग नई पीढ़ी करती है तो उसको भी हमने अपने कार्य पद्धति के अंदर जोड़ करके उसका भी हम लाभ ले रहे हैं। पिछले अगर 100 वर्ष के समय की बात करें ना, तो हमने देखा कि संघ किस तरह से बदलाव समय के साथ करता है, और इन सभी बदलावों में हमने सबसे बड़ा बदलाव देखा कि जब संघ की पहचान हाफ पैंट, जो हकी निकर जिसको बोलते थे, और उसको बदल करके फुल पैंट में किया। तो क्या मान लिया जाए उसके पीछे बदलने की नीति या रणनीति क्या रही? क्योंकि हमने उस समय भी और आज भी हमने उस ड्रेस को कुछ मीडिया हाउस में ऐसा देखा कि उसको फांसीवादी से जोड़ा गया था उस ड्रेस को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब स्थापना, तो उस समय हाफ पैंट जो सामान्यतः समाज में भी चलती, उस समय ये जो पुलिस सेना उसके ड्रेस में भी थी, इसलिए संघ में भी वही ड्रेस आई। और कुछ वर्ष पहले तक तो अभी भी अनेक राज्यों की जो पुलिस है उसकी ड्रेस हाफ पैंट थी। तो इसका अर्थ क्या हमारी पुलिस जो है, राज्यों की पुलिस जो है वो फासिस्ट थी? तो ऐसा नहीं। और संघ ने समय समय पर अपनी अनेक बातों में बदलाव किया। संघ में जैसी आवश्यकता समय समय पर लगती है वैसा हम बदलाव करते हैं। संघ ने अपनी प्रार्थना, अनेक आज्ञाएं, संघ में प्रतिज्ञा, इसमें बदलाव किया है। इसलिए हमारा मानना है कि संघ में गणवेश है, गणवेश में संघ नहीं। तो आज की पीढ़ी को लगता है कि इस प्रकार का देश बदलना चाहिए, सबने मिलकर के विचार किया, इसलिए उसने बदलाव किया। और समय समय पर ये बदलाव संघ में सहजता से होते हैं। ये संघ हमेशा ऐसे बदलावों के लिए तैयार रहता है। ये पिछले 100 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो अनेक प्रकार के ऐसे बदलाव जो है समय के अनुसार, उसके अनुकूलता के अनुसार संघ ने किए। केदारनाथ जैसी आपदा हो या फिर राम मंदिर उद्घाटन का अवसर, हर जगह हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वहाँ खड़ा रहता है, दस के स्वयंसेवक हमें कहीं बैठे हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, और जहाँ चारों तरफ विज्ञापन का शोर हो, विज्ञापन का दौर हो, वहाँ कभी संघ अपना प्रचार प्रसार क्यों नहीं करता है? और वह भी तब कि जब आज का युवा या आज के व्यक्तियों की बात करें, उसका सबसे अधिक समय स्क्रीन पर जाता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जैसा आपने बताया कि स्वयंसेवक हमेशा समाज के अंदर कोई विपत्ति आती है, संकट आता है, तो स्वयंसेवक सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं और हर जगह पर पहुँचता है। क्योंकि संघ को शाखा से यही प्रेरित मिलती है, समाज अपना है, देश अपना है, इसलिए वो सबसे पहले पहुँचता है। लेकिन संघ का जो मूल कार्य है, उसकी जो प्रकृति है वो प्रचार की नहीं है, इसलिए हम अधिक प्रचार प्रसिद्धि पे नहीं जाते। लेकिन आज की जो इस प्रकार की युवा पीढ़ी है या नई तकनीक आई है, तो संघ ने अपने आप को उसके अनुरूप भी बदला है। इसलिए उस प्रचार की पद्धति को ध्यान में रख करके, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर 1994 में ही संघ में प्रचार भी हुआ। तो आज हम सभी प्रकार का, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, चैनल्स हो, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, चाहे फेसबुक हो, एक्स है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, इस सब का उपयोग करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के अंदर संघ के ऑफिशियल हैंडल्स हैं, संघ की अपनी वेबसाइट है, और समय समय पर अपनी बड़ी बैठकें होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो उसका भी प्रचार प्रसार हम, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसको लाइव करना, मीडिया के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का प्रयत्न करना, ये सब हम आज करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में कुल के शासन में चालक जी का 3 दिन के व्याख्यान माना, तो उसमें
हमने सभी माध्यमों से उसको लाइव किया, मीडिया को आमंत्रित किया, सबको उसका एक्सेस दिया। तो जितनी आवश्यकता संघ को आज के समय में प्रचार की रहती है, हम उतना प्रचार करते हैं। इसलिए आज हम उस प्रचार से दूर नहीं है, लेकिन हम केवल अपने जो अच्छी बातें हैं, विचार है, उसके प्रचार पर अधिक ध्यान देते हैं, अधिक उसको प्रचारित करते हैं। संघ का प्रचार कम है। जब से पड़ोसी देश नेपाल में का फर्क हुआ, इसके बाद से एक शब्द बड़ा चलन में आया, जेनजी। और बात कर रहे हैं, जेनजी आज देश के न सिर्फ चर्चा का विषय है, बल्कि राजनीति का एक केंद्र बना हुआ है। हर कोई उसे आकर्षित करना चाहता है, क्योंकि हम जेनजी से भी अगर एक पीढ़ी आगे चलें, तो जेन अल्फा की बात करें और जेन जी की बात करें, तो उस तक पहुंचने के लिए, उसे आकर्षित करने के लिए संघ की क्या योजना है, क्या मत? संघ प्रारंभ से ही हर आयु वर्ग के लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करता है, और संघ में इस प्रकार के लोग आते ही, जो आज की, जिसको आप जेन जी कह रहे हैं, युवा पीढ़ी है, वो भी बड़ी संख्या में संघ के साथ जुड़ती है। हमारी देश भर में 83,000 से ज़्यादा अभी शाखाएं चलती है, तो उसमें लगभग 60% शाखाएं ये युवाओं की, विद्यार्थियों की, उनकी चलती है। उसमें सब युवा आते हैं, विद्यार्थी। प्रत्येक शाखा में हर वर्ष ऐसे युवाओं को वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता ये जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि ज्वाइन आरएसएस के माध्यम से लगभग हर वर्ष 1.25 लाख लोग ये आवेदन करते हैं संघ से जुड़ना। तो ऐसे सब माध्यमों से जो युवा जुड़ते हैं संघ में, उनके लिए देश भर में जिला के अनुसार और संघ के प्राथमिक वर्ग रहते हैं, प्राथमिक शिक्षण के वर्ग होते हैं, तो उसमें लगभग 1,20,000 25,000 लोग ऐसे युवा ये प्रतिवर्ष संघ का प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो अभी संघ ने एक ऐसे युवाओं को, नए लोगों को जोड़ने के लिए या उनको संघ परिचय करने के लिए प्रारंभिक वर्ग 3 दिन के प्रारंभ किए। तो उसमें भी उनको संघ के बारे में जानकारी देना, संघ के साथ नज़दीक लाना, संघ के विचार बताना, ये सब हम करते हैं। अभी संघ शताब्दी वर्ष में भी जो हमारी योजना है, तो उसमें एक कार्यक्रम जो है, तो ऐसे 15 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के जो युवा है, विद्यार्थी, उनको जोड़ने के लिए भी युवाओं के कार्यक्रम करने वाले। तो एक व्यापक स्तर पर पूरे देश भर के अंदर इस प्रकार से शताब्दी वर्ष के अंदर भी युवाओं को हम जोड़, तो संघ के ये सतत प्रयास चलते रहते हैं, और उसमें नई पीढ़ी के लोग संघ के साथ बड़ी संख्या में हर वर्ष ही जुड़ते चले जाते। संघ हिंदुओं का संगठन करने के साथ ही हर वर्ग को, समुदाय को साथ लेकर चलने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। इसमें एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की स्थापना सुधा जाता कि और कुछ लोग आए, उन्होंने शजायकियों का सहयोग किया, उसकी स्थापना। लेकिन इसी तरह क्या कल को कोई ईसाई समाज आता है संघ के पास में, तो उनके लिए भी एक संगठन बनाने पर विचार किया जाएगा? जैसा आपने बताया, तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये मुसलमानों के द्वारा ही, जो राष्ट्रीय विचार रखते हैं, राष्ट्रहित में सोचते हैं, उनके द्वारा बनाया गया समय था। वो कुछ विषयों को लेकर संघ के नेतृत्व के पास आए थे, तो उन्होंने कुछ सहयोग, इसमें हम कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, उतना उन्होंने मांगा। तो अपने संघ के कुछ अधिकारी उनको उतना सहयोग, उनका मार्गदर्शन, समर्थन इतना करते हैं। कल को अगर ईसाई, जो देश हित में सोचने वाले ईसाई समूह है, उनको भी अगर कुछ लगेगा, अपना संगठन शुरू कर सकते हैं। तो ये उनके द्वारा ही उसी समाज का विचार करने के लिए, राष्ट्रहित के मुद्दों पर विचार करने के लिए वहाँ के संगठन है, तो वो अगर चाहे तो वो संगठन प्रारंभ कर सकते हैं। संघ ये केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला रहा है, संघ उतना ही काम करे। तो बात करें चाहे अपने सरसंघचालक संघ के मोहन भागवत जी हो, या प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, स्वदेशी की बात करते हैं, और उसके साथ में ही अगर हम बात करें वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। लेकिन शिक्षा पद्धति में विदेशी शिक्षा अगर हम बात करें, तो हमने देखा कि संघ का विद्या भारती हजारों
स्कूल संचालित थे उसके चलते शिक्षा और संस्कार के साथ। और हमें ऐसा लगता है कि देशी शिक्षा कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को, संस्कारों को नष्ट करने का काम करती है। तो क्या संघ कभी ऐसे विश्वविद्यालय खोलने पर विचार करेगा, विद्या भारती की तरह, विद्या मंदिर, शिशु मंदिर की तरह, जहां शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कृति पर जोर दिया जाए? जहाँ तक स्वदेशी का विषय है, तो स्वदेशी ये हर समय हर देश के लिए आवश्यक रहती है, क्योंकि स्वदेशी के आधार पर चलने वाली अर्थव्यवस्था जो है उसी से स्वावलंबन आता है। इसलिए हर देश इसका प्रयत्न करता है। और जो हमारे अपने देश में बनता है, जो वोकल फॉर लोकल के आपने बात कही, तो जो हमारे अपने देश में बनता है तो हमने उसी का उपयोग करना चाहिए। हाँ, जो कुछ बातें ऐसी है, कोई तकनीक हो सकती है, कोई ज्ञान हो सकता है, ये अब जो हमारे पास नहीं है वो हमें विदेश से लेने का में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। पहले भी भारत दुनिया के साथ व्यापार करता था। स्वदेशी का अर्थ विदेशों से व्यापार संबंध समाप्त कर देना ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसका आग्रह रहना चाहिए। जो अभी हमारे पास नहीं है उसको भी हम बनाने का प्रयत्न हमने करना चाहिए। उसमें आत्मनिर्भर बनना, उसमें स्वावलंबी होना यह आवश्यक है। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, तो विद्या भारती उस क्षेत्र के अंदर काम कर रही है। 13,000 से अधिक विद्यालय संस्कार देने के लिए, भारतीय चिंतन के आधार पर शिक्षा देने के लिए पूरे देश भर में चलाते हैं। और उसमें महाविद्यालय स्तर तक के भी उनके प्रकल्प चलते हैं। तो आगे अगर उनको लगेगा कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी ये काम करना चाहिए, तो वहाँ के लोग उसका विचार करेंगे। तो विद्या भारती वे समय के स्वयंसेवक हैं, वो स्वतंत्र स्वायत्त संगठन है, तो वहाँ के का विचार जो है वही लोग वहाँ आपस में मिलकर के सकते हैं। जैसे उनको आवश्यकता अनुभव होगी तो उसका विचार वो जरूर करें। हम देखते हैं कि अक्सर भाषणों में या कार्यक्रमों में संघ भारत को हिंदू राष्ट्र मानता है, लेकिन क्या कभी संघ को लगती है कि इसकी औपचारिक घोषणा सरकार के द्वारा होनी चाहिए? और बात करें अगले एक पड़ाव की, तो संघ अपनी शाखा या कार्यक्रमों के माध्यम से 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाता है। और उसके पीछे का कुछ क्या मान के चलता है? ऐसा कौन सा सपना है जिसे संघ का स्वरूप? भारत यह हिंदू राष्ट्र है, इसलिए इसकी अलग से घोषणा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस देश की पहचान हिंदू के नाम से है। यहाँ का जो मूल स्वभाव, संस्कृति, ये हिंदू संस्कृति है, हिंदुओं की संस्कृति है। इसलिए देश का जो अच्छा बुरा है वो हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको हिंदू राष्ट्र का, इसलिए अलग से मुझे नहीं लगता है कि उसकी अलग से घोषणा करने की आवश्यकता है। इसको सक्षम और सबल बनाना ये हमारा ध्येय हो, इसी के लिए सबने मिलकर काम करना चाहिए। और दूसरा विषय जो आपने बताया कि अखंड भारत, तो अखंड भारत ये सत्य है। जब भारत का विभाजन हो गया तो उसके बाद की परिस्थितियां हम देखते हैं कि भारत से अलग हुए उन देशों की स्थिति आज क्या है। जब भारत अखंड था उस समय भी अलग अलग राजा थे, अलग राज्य थे, उसकी सीमाएं थी। एक दूसरे राज्य के अंदर जाना था तो उसकी अनुमति लेकर के जाना होता था। ये सब व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन कोई भी एक देश से दूसरे राज्य में और जा सकता था, अपना काम धंधा कर सकता था, अपने रोजी रोटी कमा सकता था। उसमें कहीं भी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कहीं पर भी लोगों को आने जाने में प्रतिबंध नहीं था। मूल भाव क्या है कि हम, हमारी एक संस्कृति है, एक मातृभूमि है, एक पूर्वज है, उसके आधार पर अगर सोचेंगे तो कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आए। इसी आधार पर अपने को विचार करना चाहिए और इन विषयों पर आगे बढ़ना चाहिए। तो अलग अलग राज्य होते हुए भी हम संस्कृति के, पूर्वजों के और मातृभूमि के आधार पर एक रह सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। सभ्य समाज में कहा जाता है कि स्वयं का बोध और शत्रुबोध होना चाहिए। क्या हिंदुओं को संगठित करने के नाते संघ कभी उन्हें, हिंदुओं को ऐसा एहसास कराता है कि हमारा शत्रु कौन है
सीधे तौर पे कहा जाए कि संघ किसे अपना दुश्मन मानता है? जैसे आप देखेंगे तो भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को हम अपना दुश्मन नहीं मानते। जो राष्ट्र विरोधी है, देश अहित चाहते हैं, हम केवल उनको विरोधी मानते हैं। अपने संघ के दूसरे सरसंघ चालक श्री गुरु जी बोल बोल कर वे कहा करते थे कि कोई आज संघ में आएगा, कोई कल संघ में आएगा। हमारा जो कार्य का आधार है वो तत्वनिष्ठा है, तत्वनिष्ठा पर आधारित हमारा काम। इसलिए कोई कल उसको स्वीकार करेगा, वो हमारे साथ जुड़ेगा। इसी आधार पर हमने समाज को जोड़ने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए जो विचारधारा के नाते या विचार के नाते हमारा विरोध करता है तो हम उसको शत्रु नहीं मानते। ठीक है, विचारों के मतभेद होते हैं तो उसके आधार पर, क्योंकि हमारा जो संकल्प है वो संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का संकल्प, तो इसलिए संपूर्ण हिंदू समाज अपना है, इस भाव को लेकर के हम काम करते हैं। इसलिए किसी को विरोधी या दुश्मन हम नहीं मानते। संघ भारत को विश्वगुरु के रूप में देखना चाहता है, परमाणु पर ले जाने की बात करता है। हमने देखा कि नालपुर से शुरू हुआ संघ आज न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी फैला हुआ है। लेकिन किस रूप में, किस उद्देश्य के साथ वहां पर शाखा मिलन या जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके पीछे का उद्देश्य, या फिर शाखा संघ के नाम पर तो नहीं लगती, एक संघ के स्वयं से अलग अलग नाम से संचालित करते हैं। विदेशों में संघ की गतिविधि को लेकर के और लगातार प्रचार प्रसार जो बढ़ रहा है, इसे कैसे देखते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों का काम ये तो केवल भारतवर्ष में, लेकिन अनेक संघ के स्वयंसेवक भारत के बाहर भी विदेशों में अपना तो व्यवसाय, नौकरी ये करने के लिए बड़ी संख्या में हिंदू समाज ये भारत के बाहर भी अनेक देशों में रहता है। तो वहां पर भी उनको ध्यान में आया कि यहाँ पर भी जो हिंदू समाज रहता है वो अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ जुड़ा रहे। इसलिए यहाँ पर भी हिंदू समाज के बीच में कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। तो वहां पर ऐसे संशोधकों ने हिंदू समाज को जोड़े रखने के लिए, संस्कारों के लिए, हिंदू संस्कृति से जोड़े रखने के लिए, मातृभूमि से जोड़ने के लिए ये काम वहां पर भी प्रारंभ किया। धीरे धीरे कुछ देशों के अंदर और शाखाएं प्रारंभ हुई, लेकिन वहां पर साप्ताहिक शाखाएं अधिक चलती हैं और लेकिन वहां पर जो काम चलता है वो हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से काम चलता है। इसलिए वो उस अपने अपने देश के वहाँ के नियम कानून उसके आधार पर वहाँ पर वो संगठन चलते हैं और सब देशों का अलग अलग उसकी व्यवस्था है। तो उसी नाम से वहाँ पर जो भारत के बाहर स्वयंसेवक है उन्होंने हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से वहाँ पर काम शुरू किया है। तो जो वहाँ पर हिंदू समाज है उसको जोड़ने के लिए, अपनी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए, अपनी मातृभूमि से जोड़े रखने के लिए वो काम निरंतर वहाँ पर चल रहा है। ऐसे लगभग 60 से अधिक देशों में वहाँ पर भी कम या अधिक मात्रा में वहाँ काम चलता है। लेकिन हम देखिए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य था 2047, तो क्या संघ ने ऐसा कोई लक्ष्य तय किया है कितने वर्ष में हम इस स्थिति में जहां देखना चाहते हैं इस कार्य के जरिए से, ऐसा कोई लक्ष्य रखा हो? या फिर एक सीधे तौर पर हम कहें कि बीते संघ 100 वर्ष का जो संघ है वो सभी ने देखा, लेकिन अगले 100 वर्ष का हम देखें तो संघ का भविष्य कैसा होगा? 100 वर्ष में क्या ऐसा लक्ष्य होगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना जो लक्ष्य रखा है वो संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना और इस अपने भारत को सक्षम और परम वैभवशाली राष्ट्र बना। तो संघ इस काम को जल्दी से जल्दी करने का लक्ष्य अपने सामने रखता है और भविष्य में भी इसके लिए समाज के साथ मिलकर के, समाज को जोड़ते हुए
इस काम को अधिक गति देने का प्रयत्न करेगी। आने वाले समय के अंदर संघ अपने इस लक्ष्य को शीघ्राति शीघ्र पूर्ण करे, ऐसा हमारा प्रयास करेगा। एक आखिरी सवाल, भारत माता की जय कैसे? जब संपूर्ण हिंदू समाज जो संघ का लक्ष्य है इसके अनुरूप काम करना शुरू कर देगा तो स्वतः ही भारत की जय जयकार, भारत माता की जय जयकार, ये निश्चित रूप से संघ संपूर्ण समाज को साथ ले करके, जोड़ करके, और जो समाज की सज्जन शक्ति अच्छे लोग हैं, जब ये सब अपने आप स्वतः इस काम को करना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित रूप से भारत माता को जय जयकार। अपना कीमती समय देने के लिए और हम सब विशेष बातचीत को बहुत होगा। तो आपने सुना विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अगला 100 वर्ष यानी संघ का भविष्य कैसा होगा, नरेंद्र कुमार जी के मुखारबिंद से। आप सोचिए, विचार करिए कि आज संघ से हर कोई क्यों जुड़ना चाहता है, और संघ आज 100 वर्ष का हुआ तो उसके पीछे किस तरह के स्वयंसेवक, किस तरह के प्रचारक रहे होंगे जिसकी वजह से आज संघ 100 वर्ष का हुआ। संघ जश्न नहीं बल्कि समाज तक पहुंचने की योजना बना रहा है और उस पर क्रियान्वयन कर रहा है।